हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरिस ब्लॉगर पे। दोस्तों, अभी आपको पता है कि मेरे चैनल पे यूक्रेन से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाली थी। एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो अभी मैं कंटिन्यू उसी सीरीज़ को करूंगा यूक्रेन से रिलेटेड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने पहली वीडियो डाली उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। व्हाट्सएप पे भी 3-4 लोगों की क्वेरीज आई मेरे पास, और सबके जो है सेम ही क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो ही बना दिया जाए। क्वेश्चन ये था कि यूक्रेन हम कैसे जा सकते हैं। ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, लेकिन उस वीडियो में मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया। हर चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा बताया। यूक्रेन के बारे में, यूक्रेन की पॉपुलेशन क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वेदर कैसा है, बिजनेस की और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग अभी रोमानिया जा रहे हैं। रोमानिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन शेंजन जोन में नहीं आता है। उसकी कैपिटल है बुचारेस्ट। काफ़ी सारे लोग हैं, अभी मेरे पास क्वेरीज आई हैं। कुछ मेरे जो फ्रेंड सर्किल के लोग हैं वो भी जा रहे हैं। एजेंट शायद 2 से 3 लाख रुपए उनसे ले रहे हैं, और 1 साल का वर्क परमिट उनको दे रहा है। और पेमेंट जो है वो आफ्टर वीज़ा होगी। पहले वो लोग सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये एडवांस ले रहे हैं। तो गाइज, ऐसे में बात वही आ जाती है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हम किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, अगर एजेंट आपसे बोलता है कि मैं 3 लाख रुपए लूँगा लेकिन पूरी पेमेंट आफ्टर वीज़ा, लेकिन पहले आपको 50 हज़ार देना पड़ेगा। तो उस 50 हज़ार में एजेंट का अपना कमीशन पहले ही उसको थोड़ा बहुत मिल जाता है। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल का, फ़्लाइट का जो डमी फ़्लाइट टिकट वगैरह वो लोग शो करवाते हैं। हर कंट्री के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सब इंक्लूड करके वो आपसे पहले ही ले लेता है। तो गाइस, अगर आपका वीज़ा लगता है तब तो वो आपसे बाकी के पैसे, जितने में आपकी डील हुई है वो बाकी के पैसे आपसे ले लेगा। अदरवाइज़ वो अपना कमीशन थोड़ा बहुत, जो मेहनत जैसी वो कर रहा है वो वैसी अर्निंग कर चुका है वहाँ से। अगर वीज़ा नहीं लगता है तो आपको बोल देगा कि भाई मैंने तो आपसे पैसे लिए नहीं हैं, पैसे आपने एम्बेसी की फ़ीस के पे किए, ट्रैवल इंश्योरेंस के पे किए, आप ही की फ़ाइल मैंने प्रिपेयर किया, तो मैंने तो आपसे पैसा लिया नहीं। तो वो अगर 20 लोगों का या 10 लोगों का वीज़ा अप्लाई करता है और अगर 3 या 4 लोगों का भी लग जाता है, तो एजेंट अपनी एक अच्छी खासी मोटी कमाई कर लेता है। ये मैंने आपको एक रोमानिया के ऊपर एग्जांपल देके समझाया। बाकी भी ढेर सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि क्रोशिया है, और उसके अलावा स्लोवेनिया है, स्लोवाकिया है, पोलैंड है, शेंगन जोन की कंट्रीज़ हैं ये, क्रोशिया को छोड़ करके। तो इन सब कंट्रीज़ में भी एजेंट भेजने का जो है प्रॉमिस करते हैं, फैक्ट प्रॉमिसेस करते हैं, और पैसे ले लेते हैं और भेज नहीं पाते हैं। तो गाइज़, मैं आपको यूक्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ। यूक्रेन का मेरा जो एक्सपीरियंस था वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं इंडिया में हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्रेन की अभी काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं। एक्चुअल में ये सीज़न होता है, क्योंकि गाइज बहुत सी कंट्रीज़ में इंटेक शुरू होते हैं, चाहे फॉल सीज़न हो या स्प्रिंग सीज़न हो। तो गाइज बहुत सी कंट्रीज़, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जनवरी से लेकर के फरवरी तक या दिसंबर से लेकर मार्च तक एडमिशन देते हैं। तो ऐसे में ये एक तरह का सीज़न है स्टूडेंट को बाहर भेजने का। तो जितने भी सोए हुए एजेंट हैं सब इसी वक्त जाग जाते हैं, ताकि वो कुछ लोगों को फंसा सकें और बाहर भेज सकें। यूक्रेन के बारे में चलिए यहाँ पे हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। गाइज, यूक्रेन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारी है भी और नहीं भी है। क्योंकि गाइज सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूरोप की एक सबसे बड़ी कंट्री, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो काफ़ी बड़ी कंट्री है, और काफ़ी तरह का कल्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा। पॉलिश कल्चर, रशियन कल्चर, मोल्डोवा के भी कुछ लोग वहाँ पे हैं, थोड़ा बहुत अरेबिक लोग भी वहाँ पे हैं। रशियन का काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि पहले वो सोवियत का पार्ट था। और यूक्रेनियन लैंग्वेज भी वहाँ की जो है फर्स्ट लैंग्वेज और काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यूक्रेनियन कहाँ सीखनी है आपको, रशियन कहाँ सीखनी है। रशियन गाइस चलती है कीव में और खारकीव में, ओडिशा में। अगर आप लिविव चले जाओगे पोलैंड की साइड, तो उधर चलती है पॉलिश और यूक्रेनियन लैंग्वेज। लेकिन गाइज अभी जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, उन्होंने बोल दिया है कि पहले जो लैंग्वेज कोर्स थे उनमें रशियन सिखाई जाती थी, लेकिन जिसको रशियन लैंग्वेज को रशियन में रूसी कहा जाता है। लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि आप लोग यूक्रेनियन पे फोकस करो। तो गाइज वो अपनी लैंग्वेज को जो प्रायोरिटी दे रहे हैं, और होना भी चाहिए। तो वैसे भी गाइज, तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप लोग क्यू में रह रहे हो तो आपको रशियन सीखना है। वैसे अगर आप रशियन सीख जाओगे तो यूक्रेनियन 80% आप लोग सीख जाओगे। कुछ वर्ड्स का, कुछ अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, बाकी बोलने में ऑलमोस्ट सेम होती है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वहाँ पे। अपॉर्चुनिटीज़ गाइज, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो वहाँ पे विंटर के मौसम में अगर कंपेयर किया जाए गर्मियों से, तो विंटर में थोड़ी सी कम हो जाती है अपॉर्चुनिटी। क्योंकि गाइज सर्दियों में टूरिस्ट जो है कम आते हैं। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पे, मैं आपको 2-3 बिजनेस बता देता हूँ जो कि अच्छा खासा चल सकता है सर्दियों में भी। गाइज अब नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक जो वहाँ पे
स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरती है, अच्छी खासी तगड़ी बर्फ़ गिरती है। तो ऐसे में वहाँ पे टूरिस्ट तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं, सुबह शाम कहीं आना है, किसी को जाना है, ऑफिस वाले जो लोग हैं, वो लोग या तो मेट्रो में ट्रैवल करते हैं या फिर रोड पे खड़े होके -10 डिग्री -20 डिग्री में वो लोग टैक्सी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलती हैं, ट्राम वगैरह चलती है, उनका वेट नहीं करते हैं, तो वो लोग टैक्सी बुक करते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे उबर चलती है, उक्लून चलती है, बोल्ट चलते हैं। तो ये सब कुछ कंपनीज़ हैं वहाँ की। उबर में जो है काफ़ी इंडियन लोग भी टैक्सी चलाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे अगर टैक्सी का अगर आप बिज़नेस करते हो तो एक अच्छा बिज़नेस है। उसके अलावा अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं तो आपने 2 या 3 अगर वहाँ पे गाड़ियाँ खरीद लेते हो, गाड़ियाँ कितने में मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 3500 से लेकर के 5000 $5,500 तक एक गाड़ी मिल जाएगी। 3500 से लेके $4500 तक आपको थोड़ी 10-12 साल पुरानी गाड़ी मिलेंगी। और उससे ऊपर अगर आप लोग लोगे तो गाइज़ उससे ऊपर जितना ऊपर जाओगे उतनी बेहतरीन गाड़ियाँ मिल जाएगी। लेकिन एक एवरेज कॉस्ट है, लेने वाले $10,000 में भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं। तो गाइज़ ऐसे में अगर आप 2-3 गाड़ियाँ लेके उन्हें रेंट पे लगा देते हो तो अभी जो वहाँ पे रेंट चल रहा है, मेरी को जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग पर डे का वो है 3500 से लेके 4000 ग्रीवन, यानी कि 3500 से 4000 ग्रीवन ये रेंट जो है गाइस, सॉरी पर वीक का मैंने आपको बताया है, पर डे का नहीं। तो पर वीक का ये रेंट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ से मान सकते हो कि एक गाड़ी का एक महीने का $500 हो जाता है। अगर आप 2 गाड़ियाँ भी लेकर के रेंट पे लगा देते हो तो $1000 हो जाता है। वो भी एग्रीमेंट होता है जिसको आप रेंट पे देते हो। कुछ लोग सिक्योरिटी के तौर पे $100-200 भी लेते हैं और कुछ बंदे पासपोर्ट भी रख लेते हैं। और उसके अलावा गाड़ी का जो मेंटेनेंस होता है, अगर गाड़ी की सर्विस वगैरह है, कई बार पूरी की पूरी जो सर्विस है वो ऑनर करवा देता है, या कई बार वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 50-50% हो जाता है। तो पहला बिजनेस ये। और गाइज अगर आपके पास अमाउंट कम है या अमाउंट है लेकिन आप लोग शुरू में देखना चाहते हो कि अर्निंग कैसी है, तो आप लोग भी जाकर के रेंट पे गाड़ी ले सकते हो, 1-2 महीना रेंट पे चला सकते हो। लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है। $500-600 जो है आप लोगों को देना है रेंट। $500-600 रेंट देने के बाद में आप लोग की अर्निंग होगी, उसमें कुछ उबर का या बोल्ट का उनकी भी कुछ कमीशन होती है। तो अगर आप लोग 10-12 घंटे मेहनत करते हो तो अर्निंग सिर्फ 4 घंटे जितनी ही आप लोग कर पाओगे सेविंग। तो ऐसे में फ़ायदा यही कि आप खुद की गाड़ी लो। लेकिन हाँ, एक एक्सपीरियंस के लिए आप लोग रेंट पे ले सकते हो। उसके अलावा जो दूसरा जॉब है गाइस, वहाँ पे आप लोग शॉर्मा शॉप कर सकते हो। $10-15 में आप लोग जो है शॉर्मा की शॉप, यानी चिकन रोल जिसको बोलते हैं, वो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। चाहे ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या ब्रंच हो या डिनर हो, तो वहाँ के लोग उस चीज़ को काफ़ी जो है प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि खाना खाने का टाइम इतना वहाँ होता नहीं। और वैसे भी सर्दियों में वहाँ के लोग काफ़ी लेट उठते हैं, 10 बजे, और उठ के सीधे ऑफिस जाते हैं। चलते चलते ही रास्ते में एक शौरमा पकड़ते हैं और खा लेते हैं। तो ऐसे में शौरमा का जो वहाँ पे एक शौरमा का जो रेट है गाइस, वो 60 गिरीवन से लेके आई थिंक स्टार्ट होता है। जब मैं था उस टाइम, आज से 8-9 महीने पहले, 60 गिरीवन यानी इंडिया के 150 रुपये। लेकिन इंडिया के पैसों को आप भूल जाइए, क्योंकि आप रह रहे यूक्रेन में हो और कमा भी ग्रीवन में रहे हो। एक ग्रीवन जो है गाइस लगभग 3 रुपये के आसपास है, ₹2.80, ₹2.70, कभी कभी 2.90 चला जाता है, और नीचे 2.60 2.70 आ जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 रुपये एवरेज पकड़ के चलते हैं। तो एक डिसेंट अमाउंट आप लोग वहाँ से अर्निंग कर सकते हो अगर शॉर्मा शॉप भी आप लोग करते हो। उसके अलावा बार्बर शॉप मैंने देखा है, वहाँ पे मैं जब खुद अपनी दाढ़ी और कटिंग करवाने गया था, हेयर कट, तो वहाँ पे एक तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। वो खैर चलो हर जगह, वो तो अगर आप करो या कोई भी करे वो तो सेम है। लेकिन उसके अलावा जो वहाँ पे शेविंग होती है, उसमें वो लोग जो है कैंची का यूज़ नहीं करते हैं, सीजर का। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ ट्रिमर का यूज़ करते हैं। और बाल भी अगर आपके काटेंगे तो कैंची इतना अच्छे से यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो अगर कोई इंडिया का बंदा है और वहाँ पे अगर बार्बर शॉप भी करता है तो अच्छा चलेगा। और उसके अलावा गाइस, अगर आप वहाँ पे मिठाई की शॉप करते हो तो भी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी बहुत हैं। तो गाइज़ वहाँ पे मिठाई का भी बिज़नेस हो सकता है। और लीज़ पे ज़मीन लेकर के आप लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर का भी बिज़नेस कर सकते हो। और उसके अलावा गाइज़ एक और बिज़नेस आ जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है डेयरी प्रोडक्शन का, चाहे वो दूध हो या घी हो, इन सब चीज़ों का भी आप लोग काम कर सकते हो। तो ये कुछ काम थे जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन गाड़ी वाला बिज़नेस आई थिंक कि बेस्ट है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा जो है कम हो जाता है गर्मियों से अगर कंपेयर किया जाए तो। लेकिन फिर भी सर्दियों में गाइस अगर आप क्यू कैपिटल में रहते हो तो अर्निंग अच्छी कर सकते हो। मैंने ये जितने भी बिज़नेस बताए हैं ये सारे के सारे जो है क्यू के लिए ही बताए हैं, क्योंकि मेरा ओडिशा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैं खारक्यू के बारे में मुझे कुछ पता है और ना ही मुझे लिव्यू में ज़रूर गया हूँ, लेकिन वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है वो मुझे नहीं पता। क्योंकि कीव जो है एक तरह से सेंटर है और लिविव जो है गाइस वो पूरा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़ जाता है, वो पोलैंड के पास में है। तो कुछ लोग वहाँ पे डोंकी लगाने भी जाते हैं, स्पेशली हमारे इंडिया के और एशिया के लोग।
तो अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप यूक्रेन जाना चाहते हो तो वर्क परमिट का कॉस्ट क्या है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो वीडियो में कुछ नहीं बताते हैं, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, लेकिन चलिए मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ गाइस। 1 साल के वर्क परमिट का जो कॉस्ट है वीज़ा फ़ीस को छोड़ करके वो है $3000। वीज़ा फ़ीस की भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ फ़ीस क्या है। आई थिंक 12 से 13 हज़ार जो है इंडियन करेंसी, वो है एम्बेसी की फ़ीस, और 2000 या 2500 रुपये हैं। ये 500 हज़ार रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, वो है वीएफएस की फ़ीस। क्योंकि वीएफएस जो है वीज़ा लगने के बाद आपके डॉक्यूमेंट को आपके घर पे वापस कुरियर करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेती है, सबमिशन आपका जो है जाके आपके बिहाफ पे वो सबमिशन करती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट को प्रॉपर चेक करती है। तो ऐसे में उनका भी थोड़ा सा हक बनता है। तो 15,000 रुपये आप वो पकड़ लो और $3000 ये $3000 को अगर देखा जाए तो 2.25 लाख रुपये या 2,30,000 रुपये इंडिया के बनते हैं अप्रोक्सीमेटली। डॉलर के प्राइस पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ 2-3 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके अलावा 15-20 हज़ार रुपये आप वो लगा लो, तो ओवरऑल 2.5 लाख से अंदर में जो है अगर आपको चाहिए तो मैं आपको यूक्रेन का 1 साल का वर्क परमिट प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ है। आपका वर्क परमिट होगा, वर्क एग्रीमेंट होगा, और उसके अलावा आपका एयरपोर्ट क्लियरेंस होगा। एयरपोर्ट क्लियरेंस मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग यूक्रेन के बारे में पूछते हैं। जी हाँ, यूक्रेन में करप्शन है, क्योंकि हमारे ही जैसे कुछ लोगों ने, इंडियन ने, एशियंस लोगों ने, इन्होंने ही इसको फैला रखा है। तो वो भी एडवांटेज लेते हैं हमारी इन्हीं बेवकूफ़ियों का। बाकी यूएस से लोग आते हैं, बाकी कंट्री से, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से घूमने लोग आते हैं, वो किसी तरह का एयरपोर्ट क्लियरेंस नहीं देते हैं। मैं भी गया, मैंने भी कुछ नहीं पे किया। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिन्हें कुछ नहीं, अनपढ़ इन द सेंस कि उन्हें इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, और रशियन वहाँ पे चलती है, यूक्रेनियन चलती है, वो आने का तो सवाल ही नहीं है। जब इंग्लिश ही नहीं आती वो बंदा वहाँ पे पहुँच करके, मैं आपको फिर बता देता हूँ, वर्क परमिट मिलने का और वीज़ा मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप यूक्रेन में एंट्री कर सकते हो। किसी भी कंट्री का वीज़ा जब आपको मिल जाता है उसका मतलब ये है आप उस कंट्री में जाने के लिए एप्लीकेबल हो। फाइनल डिसीजन जो होता है गाइस वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का होता है। अगर वो आपको एंट्री नहीं देते हैं तो कीव के बोरिस्पोल एयरपोर्ट से, या लिविव से, या खारकिव से, ओडिशा से, या दुनिया में जहाँ भी आप जा रहे हो किसी भी कंट्री में, वो चाहे तो उनके पास राइट्स है, वो आपको वीज़ा है फिर भी आपको वापस भेज सकते हैं अगर आपकी इंटेंशन उन्हें सही नहीं लगती है तो मैंने आपको बता दिया है कि एयरपोर्ट क्लियरेंस का मतलब यही है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, तो पैसे हर जगह चलते हैं। तो यूक्रेन के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भी थोड़ा बहुत करप्शन है, तो लोग उनको भी $400-500 देते हैं। अब गाइज़ वो जो है इस पैकेज में इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड कर देते हैं तो गाइज़ ये अमाउंट चला जाता है लगभग $3500। लेकिन उसमें $3500 में आपका फ़ायदा एक ये है कि उसमें आप लोग 100% जो है फिर इमिग्रेशन क्लियर कर पाओगे। जी हाँ, क्योंकि गाइज़ वहाँ पे मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, ये चीज़ मैं ओपनली वीडियो में आपको बता देता हूँ। वो जो हैं आपको एयरपोर्ट से पिक करने आएंगे, ले जाएंगे, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्प हो सकती है। क्योंकि अगर आप लोगों में कैपेबिलिटी है तो मैं नहीं कहूँगा कि वो आप $500 या $400 वेस्ट करो। आप अपने दम पे इमिग्रेशन क्लियर करो। आपसे जो भी पूछा जाए आप उसके लिए प्रिपेयर होकर के जाओ। क्या क्या क्वेश्चन आंसर होते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा आपको कि यूक्रेन का इमिग्रेशन कैसे क्लियर करना है। मैं जो गया तो एक्सपीरियंस कैसा था और कितने घंटे तक वो सबको रोक करके रखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि गाइज़ अगर आप लोग वहाँ पे पहुँच जाते हो यूक्रेन, तो बहुत से लोग अभी वर्क परमिट दे रहे हैं जिसमें वो किसी तरह का काम नहीं दे रहे हैं। तो मैं भी आपको बता देता हूँ, हमारे पास भी वर्क परमिट 2 तरह का है। अगर आप लोग चाहते हो ओपन वर्क परमिट तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेज ये हैं कि गाइज़ अगर आप लोग मैं अपने बारे में भी बता देता हूँ और सबके बारे में भी, बहुत से एजेंट करते ये हैं कि आपको वर्क परमिट दे देते हैं, आपको वीज़ा दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद जैसे ही आप उस कंट्री में एंट्री करते हो कंपनी पीछे से बंद कर देते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मान लो कि मैं आज अपनी कंपनी का डायरेक्टर हूँ यूक्रेन में, मैंने 10 लोगों के वर्क परमिट इशू कर दिए, 10 से मैंने 2-2, 3-3 लाख रुपए ले लिए। जैसे ही आप लोग यूक्रेन पहुँचते हो मैंने कंपनी बंद कर दिया, तो मान लो कि एक बंदे को भेजने में मेरा कुछ खर्चा लग जाता है, फिर भी मेरे को अपना कमीशन मिला करके मेरी अच्छी प्रॉफिट हो जाती है और मैं कंपनी बंद कर देता हूँ। तो ना आपकी टीआरसी वहाँ पे बनेगी, ना ही आप लोग वहाँ पे लीगल तरीके से फिर काम कर पाओगे, और पकड़े गए तो आपको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में थोड़ा सा फ्रॉड एजेंट लोगों से बच करके रहना। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा पे अगर यूक्रेन जाना है तो बड़ा ही इजी वीज़ा प्रोसेस है, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मांगते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए वीज़ा के लिए तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको यूक्रेन का वीज़ा यानी कि टूरिस्ट वीज़ा आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। जो वीज़ा मिलता है गाइज़ वो मैक्सिमम 7 दिन में मिल जाता है, अगर सैटरडे संडे काउंट ना करें तो। वैसे कभी कभी 3 दिन में भी आ जाता है।
बाकी अभी न्यू ईयर है, अगर आप लोग यूक्रेन जाना चाहते हो जा सकते हो, जाके उस कंट्री को एक्सप्लोर करो। और अगर आपको ठीक लगता है तो उसके बाद में आप लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो, ये भी एक अच्छा आइडिया है। और अगर आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखनी यूक्रेन के बारे में, आपको हर तरह की हज़ारों वीडियो मिल जाएगी। बहुत से लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, कुछ लोग मोटिवेट करेंगे। अगर आपको वहाँ पे फाइनली कुछ करना है तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर कंट्री, चाहे यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, यहाँ तक कि स्विट्ज़रलैंड, हर कंट्री के बारे में आपको नेगेटिव वीडियोस भी यूट्यूब पे मिलेंगे। कुछ लोग जा कर के कुछ नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ लोगों को फिर नेगेटिव बातें ही बताते हैं कि इस कंट्री में मत आना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ करप्शन है, और वो हमें लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग अपनी हर जगह सहूलियत देखते हैं, आसानी देखते हैं, इजी वे शॉर्टकट खोजते हैं। तो शॉर्टकट तो आपको पता है बिना पैसे दिए कहीं होता नहीं है, चाहे इंडिया हो या यूक्रेन हो या फिर यूके हो या फिर यूके यूएस हो। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है कि अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा भी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे थोड़े से ज़्यादा हैं तो आप लोग वहाँ पे जाके अपनी कंपनी फॉर्मेशन भी कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ अपने माइंड में रखना है, टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे तो वर्क परमिट में कन्वर्ट नहीं होगा। हाँ, स्टडी वीज़ा अगर आपके पास है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन स्टडी वीज़ा कन्वर्ट नहीं होगा विदाउट कंट्री को एग्जिट किए। यानी आपको या तो इंडिया आना पड़ेगा या मोल्डोवा या सर्बिया, कोई भी कंट्री में आपको जाना पड़ेगा यूक्रेन की एम्बेसी में आपको अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करने के लिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई थिंक कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखा है वो भी आप लोग देख लेना। यूक्रेन से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट था वो पिछले वीडियो में हर सवाल का, एक सवाल का मैंने जवाब दिया है। कंपनी फॉर्मेशन का चलो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप लोग यूक्रेन में अपनी कंपनी फॉर्मेशन करते हो तो वो भी एक अच्छा आइडिया है। उससे फ़ायदा ये है कि आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर रहोगे, आपका एक बैंक अकाउंट होगा डायरेक्टर का, कंपनी के नाम से आपको कंपनी की एक स्टाम्प मिलेगी, और आप अपनी कंपनी के 100% लीगल ऑनर रहोगे। कोई आपको यूक्रेनियन पार्टनर नहीं बनाना है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी कंपनी के 100% राइट्स आपके हाथ में होंगे। आप चाहो तो लोगों के वर्क परमिट भी अपनी कंपनी के बिहाफ पे, आपकी कंपनी में जो जो एक्टिविटीज़ आपने, जब कंपनी आपने रजिस्टर्ड किया है उस वक्त जो जो आपने बताया है कि हमें ये काम करना है, उनसे रिलेटेड लोगों को आप हायर कर सकते हो, वर्कर को, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहाँ मर्जी वहाँ से। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर आपकी कंपनी अच्छी चलने लगती है तो आप वर्कर को हायर कर सकते हो, आप भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। और जेन्युइन तरीके से किसी को आप अपने रिलेटिव को, या अगर आपको लगता है कि कोई बंदा है जिसके अंदर टैलेंट है, अपॉर्चुनिटी है, यूरोप आना चाहता है, तो आप उनको हायर कर सकते हो। लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा चला जाता है, लगभग 3500 से $4000 के आसपास। लेकिन अगर आप लोग वही किसी एजेंट को कांटेक्ट करोगे तो $6000 वो लोग लेते हैं। $4000 में आपका सब कुछ हो जाएगा। जैसे इंडिया में पैन कार्ड बनता है वैसे ही एक टैक्स नंबर आपका बनेगा, आपका डायरेक्टर का वर्क परमिट होगा, आपकी कंपनी फॉर्मेशन होगी, कंपनी की जितने भी वो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी वहाँ की गवर्नमेंट जो है उन्हें वेरीफाई करेगी। तो आपका पूरा एक पक्का जेन्युइन काम हो जाएगा उसमें, और लाइफ टाइम कभी उसमें एक पैसा भी फिर इन्वेस्ट नहीं करना है। और टैक्स भी पे करना पड़ता है, बता देता हूँ कब। जब आप लोग अपने बैंक अकाउंट से, यूक्रेन के बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन करते हो तब आपको टैक्स पे करना है। वो टैक्स मिनिमम जो है मंथली $200 होता है। लेकिन अगर आप लोग अपना बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करते हो तो साल के सिर्फ आपको $100 पे करने हैं, और वो सब आगे की बात है। पहले आपकी कंपनी खुले, आप चले जाओ, कुछ एक्टिविटीज़ करो, ठीक है। तो गाइस सारी चीज़ें मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नहीं पसंद आई हो तो भी कोई बात नहीं, पसंद आई हो तो लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक करना। कोई सुझाव हो तो कमेंट्स करके आप बता सकते हो, और अगर कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को हो सके तो शेयर कर देना। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।